तो हम उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, नसीजत कार्रवाई नहीं करेंगे। ये सब चीजें हैं, इसको बड़ी ही सावधानी पूर्वक से आपको देखना है। और उसके बाद अगर एमसीसी ये फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक टीम, विजिलेंस टीम अगर कुछ 10,000 से अधिक के लोग, थैंक यू। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस जनपद में 2 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैं और 57 कैसरगंज के सीआरओ साहब हैं। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि थोड़ा अपनी तरफ से प्रकाश करें। आज के इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित हमारे राजनीतिक दलों के माननीय प्रतिनिधिगण, अभी जिलाधिकारी महोदय ने और हो चुकी है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि इसका हमें सब लोगों को सहयोग करके पालन करना है। इसमें सबसे बड़ी प्रमुख बात यह है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि सार्वजनिक संपत्तियों का विरूपण नहीं होना चाहिए। कल हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सीईओ द्वारा सबको निर्देश दिए गए हैं कि इसकी डेली रिपोर्टिंग होगी और डेली आयोग को रिपोर्ट जाएगी। इसलिए हमारा अनुरोध है कि हम कोई कार्रवाई करने के पहले आप सब लोगों को बुला करके यह बताना उचित समझा कि आप सब लोग इसमें सहयोग करें। जिस भी पार्टी के या जिस भी कैंडिडेट के जो भी संपत्तियां हमारे सार्वजनिक जगहों पर लगी हुई हैं, कृपया उसको जरूर से जरूर निकाल लें और उसको डिफेस कर दें। यदि आप लोग नहीं करोगे तो निश्चित रूप से हमें अपने साधन से करना पड़ेगा, तो उसका जो हम कार्य करेंगे तो उसका हमें खर्चा भी लेना पड़ेगा और उसमें कार्रवाई भी संभव है। दूसरी बात, मुझे प्राइवेट पर्सन के संबंध में इतना कहना है कि प्राइवेट पर्सन के संबंध में आप उसकी लिखित अनुमति से आप लोग अपना कार्य कर सकते हैं। अगर किसी के मकान में आपका झंडा लगा हुआ है, आपका बैनर लगा हुआ है अथवा आपकी बॉल लाइटिंग लगी हुई है, अगर उसने कोई शिकायत की तो उसमें कार्रवाई होगी। अथवा अगर हम लोग जांच करने कोई अधिकारी गया तो निश्चित रूप से वह उसको परमिशन दिखानी पड़ेगी उस मकान मालिक को कि आई है परमिटेड टू दैट फेलो। उस व्यक्ति को या उस पार्टी को हमने परमिशन दे दी है तो वह उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारा इतना केवल समझ है कि इसमें सार्वजनिक संपत्तियों के मामले में आपको सबको निश्चित रूप से, क्योंकि दिखाई पड़ता है, आपके रोड्स हैं, पटरियां हैं, पोल्स हैं, पेड़ हैं, जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं पर्सनल प्रॉपर्टी के सिवा, उन सब जगह जो भी आपका विरूपण हुआ हो, कृपया करके इसको हटाने का कष्ट करें। और हम लोगों ने कल इसको निर्णय ले लिया, कल एक अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है और सभी एसडीएम को बता दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में तक करके रिपोर्ट देंगे। यदि नहीं करेंगे तो इसकी रिपोर्ट होगी, कार्रवाई होगी। तो पहला काम आप कहना है कि आप इसके पश्चात आपकी कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है कि आप लोग मीटिंग्स करेंगे अथवा जुलूस निकालेंगे अथवा धरना प्रदर्शन करेंगे अथवा कहीं आप लोग मीटिंग करेंगे। तो इसके लिए विदाउट परमिशन ये कोई भी कार्रवाई अलाउड नहीं है। अगर आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो आप संबंधित आपका एआरओ और जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी प्रमुख बात यह है कि जिसमें आपके जिला के जो पदाधिकारीगण हैं हमारे सभी पार्टियों के, उनको भी आपको अगर कोई वाहन का प्रयोग करना है तो उसकी परमिशन आपको ली जाएगी। उसमें एक परमिशन है कि वहां पर एक जिला स्तर के पदाधिकारी को एक वाहन की छूट मिलेगी, उसकी लिखित परमिशन यहाँ से दी जाएगी। तो कृपया करके इसको भी देने का कष्ट करेंगे। जो भी आपको हमारे सीटीओ साहब ने बताया, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपको नॉमिनेशन की जो कार्रवाई है वो 12 तारीख से शुरू होगी। इसके पहले जो भी आपके काम होंगे, ये सब पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं, तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी इस बात की है कि आप सब इसमें सहयोग करेंगे। आज से हमारी जो फ्लाइंग जो टीमें हैं, हमारी फ्लाइंग स्क्वाड आपके हमारे पूरे जिले में भ्रमण करेगा। वो कंस्टिट्यूएंसी वाइज है। इसमें कहीं भी हमें सूचना मिलती है कि हमारे एमसीसी कोड का उल्लंघन किया गया है तो वो कार्रवाई करेगा। तो इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने फॉलोअर्स को निश्चित रूप से इसमें सहयोग देने के लिए उनको सूचित करेंगे, जिससे कोई ऐसी बात ना आए कि हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य हों।
हम सभी लोगों का दायित्व है कि हम लोग सब मिल करके इस चुनाव को बड़े शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में करें, जिससे हमारा काम बड़े सुविधापूर्वक संपन्न हो सके। जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो निश्चित रूप से उसके साथ एक मजिस्ट्रेट होगा, उसमें एक पुलिस अधिकारी होगा और उनके साथ हमारा एक कैमरा टीम होगी। ये कैमरा टीम जैसे सूचना मिलेगी वो तत्काल वहां जाकर के वो जाएगा, देखेगा कि वो जहां पर जांच हो रही है उसके साथ कोई हमारा या तो शराब आ रही है या अवैध असलहे आ रहे हैं या कोई सामान आ रहा है या कैश आ रहा है, जो भी अवैधानिक चीज आ रही है उसकी वो चेकिंग करेंगे और चेकिंग करने के पश्चात अगर कोई अवैध निकलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। उसके लिए हमारे इनकम टैक्स विभाग और विजिलेंस विभाग की सहायता ली जाएगी। इसलिए कृपा करके इसमें आपको सतर्क रहना है। हमारे प्रत्येक थानों में स्टैटिक हमारी टीम भी रहेगी। वो टीम जो है आप इस फ्लाइंग स्क्वाड के सहयोग के लिए रहेगी। जहां कहीं जा रहे हैं इसके लिए अभी हमारे चारों तरफ जो हमारे जनपद के जो भी हमारे गेट्स हैं, इन चारों तरफ यहाँ पर हमारे चेक पोस्ट लगेंगी, जिससे आने जाने वालों पर निगाह रहेगी। कौन आदमी आ रहा, संदेहास्पद बस जो मिलेगी उसकी जरूर जांच कराई जाएगी और जांच करने के पश्चात ये सारी चीजें जाकर के हमारे वीडियो बीइंग टीम को दी जाएगी। वीडियो बीइंग टीम को जो है, जो हमारी अकाउंट टीम है, वो उसको देखेगा और वो कार्रवाई करेगा। इसी बीच में अगर आपके द्वारा कोई भी अभी आपके द्वारा कोई मीटिंग्स की जा रही है तो मीटिंग में जो भी आपका सामान लग रहा है, चाहे आपका रोस्टम लग रहा हो, चाहे कुर्सियां लग रही हो, चाहे पांडाल लग रहे हो, चाहे कटआउट लग रहे हो, इन सबके रेट आपको आज आपको प्रस्तावित किया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है कि उसमें एक रूपता रहेगी। अगर इसमें कहीं कोई संदेह है अथवा कहीं इसमें असमानता समझ रहे हैं तो आप सुझाव देंगे तो आपके सहयोग से वो रेट तय कर दिए जाएंगे। दैट विल बी फाइनल। और उनके अंतिम होने के पश्चात उनके आधार पर जो भी आपका लगेगा, अगर आपकी मीटिंग होगी तो निश्चित रूप से जगह पर हमारी फ्लाइंग स्क्वाड जाएगा और सर्विलांस टीम जाएगी, वीडियो सर्विलांस टीम, जो जाकर के आपके हर चीज को देखेगा कि आप कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं, कितने आप कटआउट लगे हैं, कितनी आपकी कुर्सी में लगा हुआ है, कितने आपके वहां पर आपका उसमें लाउड स्पीकर लगा हुआ है, कितना आपका मंच बना हुआ है। इस सबका हिसाब किताब वो लेगा और दे करके वो आपके खाते में डालेगा। अगर आप चुनाव के दौरान अगर आपने जो खर्चा आप डे टू डे का खर्चा दिया जा रहा है, अगर उस खर्चे में अगर आपने कोई गलत दिया तो हमारा एक शैडो रजिस्टर होगा, वो जो हमारी टीम तैयार करेगी उस शैडो रजिस्टर से आपको मिलान करके बताएंगे कि आज आपके इस मीटिंग में आपका 1 लाख का खर्चा हुआ है और उस खर्चा को आपने 25,000 बताया है, तो निश्चित रूप से वो आपको हम नोटिस देंगे। अगर उसमें आप सहमत नहीं हो, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड उसका है कि हमने कैमरा से उसकी वीडियो बीइंग की है और हमारे पास अभिलेख इस बात के हैं कि आपके उस मीटिंग में लगभग 4,000 कुर्सियां थी, तो उसका रेट 5,000 कितना होता है। आपके कटआउट इतने लगे हैं और आपके वो जितनी गाड़ियां आई हैं, अगर उन गाड़ियों में बैनर लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, तो दैट विल प्रिज्यूम कि वह हमारे पार्टी कार्यकर्ता कैंडिडेट की गाड़ी है। इसलिए आपको ये भी सावधान रखना है कि आपके साथ जो आदमी मीटिंग्स में और जो रैलियों में जो आपके आदमी आएंगे, अगर उसमें पार्टी का झंडा अथवा कैंडिडेट झंडा लगा हुआ है तो वो आपके खर्चे में माना जाएगा। इसलिए आपको अनुरोध करना है, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है, यही चीज काबिल आती है। इसके अलावा मुझे एक बात और कहनी है आप सब लोगों से कि आप लोग जिस आदमी को, प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है या जो पार्टी चुनाव लड़ना है, जो कैंडिडेट को फाइनल करेगा, एक अपना खाता होगा और उस खाते में केवल एंड केवल आपका एक्सपेंडिचर का ही खर्च दिखाया जाएगा। उसके लिए आपका या तो इलेक्शन एजेंट हो सकता है अथवा आपके नाम से खाता खुल सकता है। किसी परिवार के नाम से सामूहिक रूप से खाता नहीं खोला जाएगा। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि अगर कोई परेशानी आपको आ रही है कि कहीं खाता खुले तो आप हमको बताएंगे, तो हम आपकी इसमें हेल्प भी करेंगे कि आपका खाता कहीं खुल जाए। इसलिए आपको जरूरत है कि इसे कृपा करके आप सब लोग इसमें हमारा सहयोग करेंगे। जो एक्सपेंडिचर के संबंध में बताया है, आपको रजिस्टर दिया जाएगा, उसमें 3 पार्ट होंगे। उन 3 पार्टों में आपको भरना पड़ेगा और उसकी हमारे जो ऑब्जर्वर साहब आएंगे, व्यय पर्यवेक्षक, वो इसकी इन 3 बार चेकिंग करेंगे और चेकिंग करने के लिए आपको सूचना भी दी जाएगी। सूचना के दौरान अगर आप नहीं आते हैं तो आपको नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के दौरान भी अगर नहीं आते हैं तो इसमें कार्रवाई भी आपकी है। अगर आपको मेरा ये भी कहना है कि अगर आपका गलत खर्चा दिखाया जाएगा तो इसमें आपकी कंडीशन भी खत्म हो सकता है। ये बता दूं आपको, पेड न्यूज के संबंध में ही बताया डीएम साहब ने
पेड न्यूज इसके संबंध में आप लोग देख रहे हो कि आज के तारीख में जो हमारे चुनाव प्रचार का तरीका बदल गया है। SMS के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, हम टीवी चैनलों के माध्यम से, केबल्स के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो भी सब चीज़ देखा जाएगा। और आपके हमारे न्यूज़पेपर्स में आपकी जो पेड न्यूज छपती है उस पर कार्रवाई होगी, उसको देखा जाएगा। कमेटी बनी हुई है कि ये जो पेड न्यूज है आपके कैंडिडेट द्वारा है या पार्टी द्वारा है अथवा किसके द्वारा है, और देखने के पश्चात समझा जाएगा कि हाँ ये किसकी न्यूज है, उसी तरह से उसके खर्चे में डाला जाएगा। आपको बताना चाहूंगा इस संबंध में कि आपका DP यादव केस आपको जानकारी में होगा। सन 12 के चुनाव में बताया गया था उनके द्वारा 22,000 का खर्चा उन्होंने अपने खर्चे में नहीं जोड़ा था। बाद में वह केस गया और केस में यह पड़ा हुआ कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई। केवल 22,000 रुपया खर्चा न दिखाने के कारण से उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि कृपया करके इस संबंध में आके जो खर्चा आपके लिए निहित है उस खर्चे को आपको निश्चित रूप से दिखाना है, क्योंकि खर्चे को कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए बहुत सी टीम बनी हुई है, जो चारों टीम बताई गई आपको। और साथ में हमारा प्रेक्षक भी आएंगे। प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी में 5 ब्लॉकों, 5 विधानसभाओं के बीच में एक रहेगा मिनिमम, अर्थात कुल मिलाकर के 2 प्रेक्षक जरूर आएंगे। तो वो आपकी मीटिंग करेंगे, आपसे बैठक करेंगे, और उनकी सहायता के लिए जो सहायक व्यय परीक्षक होगा वो डेली आपके बीच में कार्रवाई, आपसे पूछताछ करेगा, आपके कार्यों को समीक्षा करेगा। और जहां भी आपकी मीटिंग्स होंगी वो प्रत्येक मीटिंग की आपकी जरूर वीडियोग्राफी होगी। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि निश्चित रूप से कि आप सब लोग इसमें हमारा सहयोग करेंगे, जिससे कोई कार्रवाई करें तो इसके पहले आपको जानकारी होना चाहिए। आपको बताया जा रहा है एक दिन हम और आपको लिखने पढ़ने के लिए एक वर्कशॉप भी करेंगे। जब कैंडिडेट आपके क्लियर हो जाएंगे कौन कैंडिडेट हो रहा है और नॉमिनेशन के पश्चात, तो हम एक दिन वर्कशॉप भी करेंगे। अगर किसी को व्यय भरने में कोई तकलीफ होगी, परेशानी होगी, तो हमारी जो टीम्स है, सीटों की अध्यक्षता बनी हुई है, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी कि हमें कैसे कैसे अपने खर्चे को भरना है। अगर कोई सहायता जरूर दी जाएगी। आप इसके लिए एक सहायक व्यय एजेंट नियुक्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन वह आदमी केवल व्यय का ही काम करेगा। और इलेक्शन एजेंट तो आपके सारे कामों में काम कर सकता है कैंडिडेट के, लेकिन जो व्यय आपका जो एजेंट होगा वह केवल व्यय कामों में ही आपका सहायता करेगा, क्योंकि कैंडिडेट के पास तो समय नहीं होता है कि डेली आप बुलाएंगे, हर तीसरे दिन बुलाया जाता है तो कैंडिडेट आए तो जो आपका जो गणना व्यय आपका जो एजेंट है वो जाकर के आपके साथ आपके कार्य में सहयोग कर सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो आज की बात बताई, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आपका अक्षर से पालन करना है। सबसे बड़ी बात जो बताई मैंने आपको, सार्वजनिक संपत्तियों के विवरण को रोकना है। अगर जो हो गया है उसको हटाना है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग हटा करके उसमें कार्रवाई भी होगी, और इसमें आपको आपका सहयोग अपेक्षित है। दूसरी बात यह है कि चुनाव के दौरान जो आपका व्यय होगा उस व्यय को कंट्रोल करने के लिए हमारी सारी टीम लगी हुई है। इस टीमों में आपका सहयोग करेंगी और आपके कार्यों को निश्चित रूप से बहुत देखेंगी। इसलिए आपको कृपया यही करना है कि इसमें आप लोग सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरा मुझे कहना है कि आपका 20,000 से ज्यादा खर्चा आपका नगद किसी को पेमेंट नहीं करेंगे। अगर 20,000 से ज्यादा अगर पेमेंट करना है किसी को तो ऑन अकाउंट पे ही चेक आपका होगा। 20,000 तक आप लोग, जैसे आपका डेली खर्चा आपका रहा है, अब मीटिंग करी तो आपको देना है, आपको कुर्सी मेज का देना है, खाने में देना, जो कुछ भी देना है वो आप दे सकते हो। लेकिन 20,000 से ज्यादा पेमेंट होगा तो ऑन अकाउंट पे चेक आपका पेमेंट होगा। ये मोटी मोटी बातें मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यही सारी चीजें आपको, इन्हीं के लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं। आज हमारे जो एसओ साहबान और जो हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, ये सारी टीमों को आज हमने बुलाया है कि इन टीमों को अपने काम करना है। कल कोई काम करें तो आपके समझ में आए कि साहब ने बताया ही नहीं गया, इसलिए निर्णय लिया गया है कि आज आप सबको बता दी जाए, तो जिससे आप लोग भी आपके अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उनको इन कामों में सहयोग करने के लिए बताएंगे। और जिससे कल हम कोई कार्रवाई करें तो ये बताया हमें बताया ही नहीं गया है, हमें संज्ञान में भी नहीं है, इसलिए आपको बताने का कष्ट किया गया है। कृपया करके हमारे इस काम में हम सब लोग एक टीम भावना से काम करेंगे। हम अकेले नहीं हैं, हम आप सब लोग मिलकर के ही चुनाव को संपन्न कराएंगे और हम लोग निष्पक्ष
चुनाव कराने के पक्षधर हैं और इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। इतना ही मुझे कहना है। अगर किसी को कोई शंका हो तो बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। इसमें आयोग की जो वेबसाइट का एड्रेस है वो नोट कर लीजिए। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए आयोग की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। उस वेबसाइट का एड्रेस आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, www.ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI.nic.in। कोई भी जिज्ञासा आयोग के आदर्श आचार संहिता से संबंधित अगर होगी तो उसमें आपको इस वेबसाइट से पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी जो आपको निर्देश दिए गए लिखित रूप में और जो सीडीओ साहब ने बताया और जो हमारे सीटीओ साहब ने बताया है वो निर्देश तो है ही। इसके अलावा भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो वो भी आयोग की इस वेबसाइट से आपको ज्ञात हो सकता है। अभी तो हम लोग अपनी क्वेरीज कुछ कहेंगे। हाँ जी, पार्टी अभी मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो जरा पुलिस के संबंध में। माननीय जिलाधिकारी महोदय, सीआरओ साहब, एडीएम साहब और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारीगण, पार्टी के गणमान्य सदस्यगण, अधिकारीगण, ये मैं पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और हम लोग यहाँ पर अब माननीय निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हमें वही कार्य करना है जो कि माननीय निर्वाचन आयोग निर्देशित करता है और उनके नियम स्पष्ट हैं और हर चीज आज के ज़माने में पारदर्शी है। आपकी जो चेकिंग होगी उसमें भी कैमरे लगेंगे और मैं व्यवस्था और कर रहा हूँ कि 9 स्थानों पे अभी तो हमारे सिटी में ही कैमरे लगे हुए हैं, स्टेटिक कैमरे लगे, कटरा बाजार, एहतियात हो और अन्य जो इम्पोर्टेंट स्थान है जहाँ पर मेन रास्ते जाते हैं तो उसमें हम लोग कैमरे लगवा रहे हैं और वो 4-6 दिन के अंदर या इसी महीने के अंदर लगेंगे। तो हर चीज जो है हम जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो दिखाई दे। और मैं इस संदर्भ में अपने कर्मचारियों को भी आगाह करूंगा कि वो किसी से भी कोई वार्ता है वो शालीनता से हो, व्यवहार कुशलता के साथ हो, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं, तो उस पर मैं जागरूक रहूंगा और मैं बार बार भी अपने कर्मचारियों को ब्रीफ भी करूंगा। और आप सबका भी दायित्व है, जो पार्टी के लोग यहाँ पर हैं वो अपने जो सदस्यगण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, उनको बताने का कोई बात होती, कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसके संदर्भ में सीनियर गाइड बात कर लें। हर जगह कहीं सिपाही से उलझने की या दरोगा से उलझने की जरूरत नहीं। हम लोग उसको गंभीरता से लेंगे और उसका निराकरण करेंगे। और छोटी छोटी बातें अभी भी जो है हर समय, अब तो देखिए प्रेस भी जागरूक है और जो है सभी व्यक्ति जागरूक हो गए हैं और छोटी छोटी सूचना जो एसएमएस पे भी आ जाती है तो हम लोग एसएमएस भी देखेंगे। अगर कहीं कोई सूचना मिलती है आप नहीं बता रहे हैं तो उसको हम लोग तत्काल दिखवाएंगे और दिखवा करके 24 घंटे के अंदर उसका निराकरण होगा। निराकरण करके सूचना जो माननीय आयोग को दी जाएगी। इसके अलावा जो है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे अभी बात हुई थी डिफेसमेंट की, तो उसमें मैं अनुरोध करूंगा कि जो है जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं तो कृपया उसको समय रहते हटवा लें। आप लोग को वो अच्छा लगता है क्योंकि आप लोगों के बीच से ही हमको सूचना आएगी और हम लोग जो है उस सूचना के आधार पर, क्योंकि हर आदमी प्रतिद्वंदी है, तो एक प्रतिद्वंदी दूसरे सूचना देगा, दूसरा प्रतिद्वंदी दूसरे सूचना देगा। तो इस समय हम लोग शीशे के घर में हैं और हर चीज दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे तो बेहतर होगा। और फिर जो है जैसा कि भी बताया गया था कि चेकिंग वगैरह होगी तो चेकिंग हम लोग लगातार करेंगे और हम डीएम साहब और जो है सीआरओ साहब जो भी अधिकारीगण हैं वो रात में निकलेंगे और उसका जो है देखेंगे। कहीं पर किसी प्रकार के दारू दिए जाने की या कोई सामान दिए जाने की सूचना मिलती है, हमारी आयु भी सक्रिय रहेगी और सेंट्रल फोर्सेज भी सक्रिय हैं इसमें। इलेक्शन के दौरान जो सेंट्रल फोर्सेज भी आई थी उनकी रेकी होगी, उनके अधिकारीगण आएंगे, हमारे जो है अलग से पर्यवेक्षक आएंगे, तो उस सब की नज़र जो है ये कार्यकलापों पर रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि जो ये हमारा गोंडा का जो इलेक्शन है, खास करके जो है आपका 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम इसमें की एक का हाफ है, उसमें हम लोगों को निष्पक्ष और निर्भीक और जो है
शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन कराना है। इसके लिए मैं जो है सभी पार्टियों के अधिकारियों पदाधिकारियों से अपेक्षा करता हूं कि वो पूर्णतः सहयोग करें। हमारे जो है नोडल अधिकारी हमारे डीएसपी साहब हैं, इनका CUG नंबर है 9454401053। कभी कोई बात करना हो 9454401053 और मेरा नंबर है उसी में 0257। तो कभी भी कोई बात 272 था सर। हाँ 272। ये तो 24 घंटे खुला रहता है आपके हिसाब से। तो इसलिए कभी भी आप बात कर सकते हैं। और हमने एक और व्यवस्था की है थानों पर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। पहले सब चीजें नहीं थी। आप हमारे ऑफिस में आएंगे तो आपको जो है जो एप्लीकेशन है उसकी पर्ची मिलेगी, पीली पर्ची मिलेगी। वो पर्ची की व्यवस्था मैंने जो सभी थाना अध्यक्षों के लिए कर दिया है, वो थाने पर भी जो है अवेलेबल होगा। थाना अध्यक्ष आज पर्ची को ऑफिस से ले लेंगे। इसके अलावा जो है मैंने एक और व्यवस्था की समाज के लिए, आप सबके लिए। कभी कोई व्यक्ति जो है थाने पर कोई सूचना देने जाता है या कोई बात करने जाता है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से जाता है, तो हम लोगों ने पहली बार जो है थाना पर गुड़ की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, ताकि जो है जो आदमी थका हुआ जाए वो कम से कम उत्तेजित रहता है और तनावग्रस्त रहता है, पानी पी लेगा, उसकी बात फिर सुनी जाएगी। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि हमारे थाने पर भी कैमरे लगे। हम देखते हैं अगर हमारा कैमरा लगता है हम बाहर भी लगाएंगे, थाने में लगाएंगे, तो हमारे कर्मचारी का बिहेवियर क्या है और जो आगंतुक आ रहा है उसका बिहेवियर क्या है, दोनों में क्या सामंजस्य है, उससे जो है एक जो है अच्छी स्थिति कायम हुई। और हम जो है गांव के बारे में जो हमारे जो है ANM हैं, हमारे जो है चौकीदार हैं, हमारे जो है पूर्व प्रधान हैं, हमारे जो है प्रधान मौजूदा प्रधान हैं, वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सब से हम फीडबैक देते रहेंगे। और उनके नंबर्स हम लोगों के पास हम ले रहे हैं, उनके नंबर्स हम लोगों के पास पहले से भी मौजूद है। तो हर गांव की हमको जानकारी रहेगी। हमने हर थानों पे रजिस्टर बनवा दिया है, हर गांव गतिविधियों के बारे में, कहाँ कहाँ विवाद है, क्या क्या झगड़े हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, उसके बारे में हम लोग जागरूक रहेंगे। अगर कहीं विवाद है तो एक साथ थोड़ा कार्रवाई होगी। मैं हिदायत करता हूँ अपने SO साहबान को, SCO साहबान को, किसी भी जो है नाबालिग बच्चे का और जो है 60 साल से ऊपर किसी व्यक्ति का जो है 116 की कार्रवाई नहीं की जाए। अगर आप जो है पदाधिकारी किसी के नॉलेज में बात आती है तो आपको तत्काल करें, उसका निराकरण किया जाएगा। दूसरी चीज, एक व्यक्ति एक बार जो है 116 में पाबंद हो जाता है, उसके बाद फिर वो बदमाशी करता है और पाबंद होने के बाद बदमाशी करता है तो उसके पाबंद मुचलके को जो है जब्त किया जाएगा, उसका असर पड़ेगा। और हमने एक सिस्टम बना दिया, जैसे मान ली कोई सूचना आती है साहब फलाना आदमी जो कट्टा लेके चल रहा है, चाकू लेके चल रहा है, या जो है उसने जो हमको धमकाया कट्टे से, हमारे पास एक एविडेंस है कि आदमी बता रहा साहब इन्होंने हमको कट्टे से धमकाया। तो हम जाएंगे उस आदमी को लेंगे, पड़ोसी को लेंगे और फिर उसके घर की तलाशी लेंगे। अगर कट्टा मिल जाता तो कट्टे चला देंगे। तो हम एक खुली किताब की तरह काम करेंगे और मैं उसमें चाहूंगा कि पूरे समाज का सहयोग हो, पूरे पदाधिकारी सहयोग हो और किसी तरह से कोई बात होती है रात रात वो बता दे तो उसका निराकरण कराया जाए। धन्यवाद। हमारे विभिन्न अधिकारियों ने जो अपने बातें रखी हैं उससे पूरा हो रहा है और आप लोगों को अगर कुछ कहना हो तो ठीक है, अन्यथा हम लोग अभी कई चरणों में मिलेंगे। थोड़ा सा तो कहना ही पड़ेगा सर, जब पार्टी से बुलाया आपने। यस वही कह रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर जो आज ये इलेक्शन कमीशन की मीटिंग, अभी अंग्रेजी चीजें हमारे बस के बाहर है। बटन के करंट तो नहीं मारेगा, देख ले कमीशन वाले मामले हैं सभी। तो भाई बटन, हेलो बैठे। और यहाँ पे डैश पे मौजूद हमारे SP साहब, एडिशनल SP साहब, हमारे SOC साहब और डायनेमिक जो हमारे इस वक्त SDMs हैं, यहाँ पे डॉक्टर गुप्ता जी, केशव प्रसाद जी और पुलिस के ऑफिसर, स्टेजी ऑफिसर DTO साहब, SSOs और हमारे गणमान्य जो यहाँ के इस पार्टी के पदाधिकारी और या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबके साथ मुझे ये कहना है कि हम सन 52 से इलेक्शन देख रहे हैं। इलेक्शन एक बड़ा पवित्र काम है जो प्रजातंत्र सरकार में हम लोगों ने ही, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। प्रजातंत्र गवर्नमेंट के बारे में अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि अब सबसे ज्यादा सामंतवादी जिला है। क्योंकि इतने पुलिस के अधिकारी आए तो मुझे लगा कि पुलिस अधिकारी आज इतने बुलाए गए हैं तो आज इनके लिए आपको डायरेक्शन देना है। SP साहब की बात से मुझे लगा कि शायद सब्जो आ गया है। 1861 का आपका एक्ट है, बड़ा एक्ट है, उसमें कोई डॉक्टर मेरा ख्याल है प्रकाश सिंह ने बड़ी कोशिश की, इसके बाद शायद DGP इन्होंने भी बहुत कोशिश की, विक्रम सिंह जी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन चलिए वो अपनी जगह। आपके रेगुलेशन है 29, आपकी मजबूरी है, आपको मानना बड़े साफ ऑर्डर।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि ओनली जस्ट ऑर्डर टू बी फॉलोड। साहब कहते हैं कि जाइए पांडे जी को गोली मारिए, तो आप क्या कहेंगे? आप यू कांट रिफ्यूज, हाँ साहब हम गोली मारा है, वो अलग है, आप नीचे मारेंगे ऊपर मारेंगे। तो आज की तारीख में अगर पुलिस आई है तो देखिए देयर आर 3-4 police stations which are very sensitive and vulnerable. One is Mankapur, second Nawabganj, Tarapganj and what I may say this is Karnalganj. तो 4 के जो एसओज या सीओज यहाँ पर हैं, they are supposed to be very much vigilant, क्योंकि सीओ एसपी साहब ने तो कह दिया। एसपी साहब का तो हमने कैरेक्टर देख के मुझे ऐसा लगा कि ट्रांसपेरेंट उन्होंने बात की, उन्होंने 24 आवर्स की बात की, गुड़ चने वाली बात सही थी। पुलिस को अगर देखा जाए तो पी से कहते हैं पुलिस, ओ से कहते हैं ओबीडेंट, एल से कहते हैं लॉयर और आई से कहते हैं इंटेलिजेंट, सी से कहते हैं करेक्टर, ई से कहते हैं इफिशिएंट। तो पुलिस तो चाहते ही मीठी, हम तो चाहते हैं पुलिस हमारी मीठा बोले पुलिस, लेकिन हुआ आज तक कहाँ है हिंदुस्तान में? कौन आदमी है? और कहेंगे आप इन्होंने लेडीज सोचोगी, हमारा लॉ प्रोवाइड करता है कि वुमेन शुड बी सर्व्ड फॉर अनदर वुमेन विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। ये तो कानून कहता है, लेकिन किस वुमेन के साथ आपने किया? अगर आज की तारीख में अगर आप वाकई में आप कुछ रिलीफ देना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव सर्टेन गाइडलाइंस टू द पीपल दोज हु हैपन टू बी प्रेजेंट ओवर हियर। तीसरी चीज मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप लोग समझें, क्योंकि हमने तो अत्याचार के खिलाफ जन्म लिया है, इसीलिए गोंडा में सबसे घाटे में है। देखिए पहली चीज आपने हमसे क्या कहा कि साहब हम ट्रेजरी में पैसा जमा करें, ट्रेजरी में क्यों जमा करें? मैं आपको अपने पुलिस डिपार्टमेंट कहना, आपने सीजर की बात की। मेरी बिटिया की परसों शादी हो रही, मैं वहां से रुपया 2 लाख निकाल के जा रहा हूँ, मेरे पास पासबुक के दरोगा जी के पास इंस्ट्रक्शन है नहीं, आपने उनको 50,000 का इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भैया रोकोगा नहीं, 2 लाख मिले, वो इनकम टैक्स वाला हमारे पास आ जाएगा। आप उनको दरोगा जी को बताइए सोच को कि ये मेरी पासबुक है, मैंने पैसे से निकाला है, ये निमंत्रण पत्र परसों हमारे यहाँ बारात आ रही है। दिस शुड नॉट बी टच, यू नीड नॉट टू इन्फॉर्म द इनकम टैक्स ऑफिसर्स, ये आपको देखनी है। इसके बाद तीसरी चीज पे मैं आता हूँ। तीसरी चीज में मेरे दिमाग में आया, चलिए अकाउंटेंट नहीं वीडियो नहीं, हमसे इससे मतलब ये तो सब होते ही रहेगा, भैया सीन से देखें हम देख लेंगे। अच्छा एक चीज सर हमको और आ गई, अच्छा पुलिस बिहेवियर के बारे में आपने कही, तो ये बिहेवियर के लिए तो आपको बतानी है। अच्छा टेक्निकल चीज आ गई, पुलिस के पास इंस्ट्रक्शन नहीं होते। हम जब कभी चलते थे हमारी गाड़ी में झंडा लगा रहता था, अब दरोगा जी हमको रोक ले, पांडे जी ये झंडा आपका बड़ा है, आप साइज बताइए किस झंडे का हम बोनेट पे झंडा लगाएंगे। These are the technical things, ये एनोमलीज हैं। ये गोंडा हिंदुस्तान का पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कभी मंगल बुध की कोई लोगों को पता नहीं छुट्टी कब होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट है, सिस्टम यहाँ चला रहा है सिस्टम। अब आप डिस्ट्रिक्ट अधिकारी आए डिस्ट्रिक्ट में से, हम तो चाहते हैं आप ऐसे अधिकारी लोग ईमानदार लोग यहाँ रहे, गोंडा का कुछ भला हो, नहीं तो गोंडा का सिस्टम क्या होगा? 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आपकी ट्रांसफर का ऑर्डर आएगा, अब तो 2 मिनट तक होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इस बात पर हम नहीं जाते। टेक्निकल चीज मुझे एक और याद आ गई, देखिए दिस इज द लिस्ट व्हिच आई एम गिविंग भारत निर्माण आयोग। देखिए इसका वायलेशन न हो, इसमें लिखा हुआ है, इसमें सरकारी दल या उसके अभ्यर्थी जो कि सत्ता पक्ष का मामला है, विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा। ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिए अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी अनुमति होगी, लेकिन दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों को इनके लिए कोई साजिश सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा। इसके लिए आप क्या एक्शन यू आर गोइंग टू टेक? मैं चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु इज इलेक्शन ऑफिसर हियर, हमारे सीआरओ साहब जैसे लोगों को पता लगे कि हमारे हिंदुस्तान की पुलिस बदल गई है, ये मीठा बोलना भी जानती है। एक भले आदमी को लगे, क्योंकि जस्टिस इज नॉट ओनली डन, इट शुड अपीयर टू लगे कि कानून में जस्टिस हो रहा है। पुलिस की बहुत मजबूरियां हैं, पुलिस का रिलेशन बहुत सख्त है, ये बेचारे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। इनके पास जाने की तफ्तीशें पड़ी हैं, जाने की वो पढ़े 2 महीने के लिए इसकी मुसीबत है। तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देना कि हाउ दे हैव टू बिहेव विद द विजिलेंस सिटीजन। ये भले आदमी से कैसे बोलेंगे? नहीं, इनकी निगाहों में सभी चोर डकैत हैं, हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए डायरेक्शन आपको लेना है, तो लगेगा कि आज की मीटिंग सफल हुई। इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हमारे कुछ सुझाव, एक तो ये सुझाव है कि जो पाबंद करने का मामला है, ये पाबंद करने वाले मामले में इलेक्टर रोल लाके या गांव में एक दूसरे पक्ष के लोगों के एनएमटी रहती है, उस हिसाब से पाबंदी न की जाए। पाबंद सबसे पहले उस कैंडिडेट को किया जाए जो चुनाव लड़ता है, उसके प्रस्तावकों को किया जाए, फिर उसके बाद उनके समर्थकों को छांट के पाबंद किया जाए। अगर इस तरीके से पाबंदी की जाएगी तो शायद कोई बवेला कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले वो कैंडिडेट जिम्मेदार हो जाएगा कि अगर कोई हमारे समर्थक बवाल करते हैं तो हम पाबंद हैं, हमारी ही जमानत जो है, जो हमारा मुचलका है वो जब्त होगा और हमसे वसूली हो जाएगी। हमारी कैंडिडेचर पर आके राजनीतिक दल है, पहले उन्हीं को हटाया जाए, उसके बाद में जो लोग लगा रखे हैं उनको हटाया जाए और उनको नोटिस दिया जाए, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता कल से ही लागू हो चुकी है। तीसरी बात, आचार संहिता लागू होने के बाद यह बात तय हो जानी चाहिए
और जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से उन लोगों को निर्देश जाना चाहिए 25 गाड़ी लेके चलना कोई औचित्य नहीं है। 25 गाड़ी का खर्चा अगर वो आज से लेके चलते हैं और 7 मई तक लेकर चलते हैं 2 महीने तक, तो उस खर्चे को आज से जोड़ा जाना चाहिए। ये बात इसमें नहीं है। और जो अभी सीडीओ साहब ने कहा कि जिनके गाड़ियों पे झंडे लगे हैं, वो झंडे वास्तव में कल से ही उतर जाना चाहिए। अगर नहीं उतरे हैं तो 1-2 दिन में उनको उतर जाना चाहिए। उस पे स्टिकर पे भी उनके पट्टी लगनी चाहिए गाड़ियों पर, जिस पे पदाधिकारियों का नाम लिखा हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, यह चुनाव आयोग का खाली निर्देश नहीं है। जिन जिन सांसदों को सरकारी गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं, उनको कल ही करा लेना चाहिए प्रशासन को। अगर नहीं खड़ी हुई है तो उनको चुनाव के दौरान तत्काल सरकारी वाहन खींचाने चाहिए। अगर वो नहीं खड़ा करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर तत्काल हो, एफआईआर करा के उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे तो जो आम जनता है, ये आम जनता उन्हीं के इशारे पर खुराफात करती है, अपने खुद करने नहीं जाती है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि ये सारी कार्रवाई बहुत सख्ती से की जाए। और इस जैसे हमारे पाले जी ने भी कहा, मनकापुर, मैंने एक दिन पहले भी डीएम साहब से कहा था, मनकापुर, नवाबगंज, करनैलगंज, परसपुर और वजीरगंज, उमरी बेगमगंज, तरबगंज, ये इलाके, इस इलाके में जरूरत से ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। जरूरत तो पूरे जिले में है, क्योंकि ये चुनाव आता है तो विभिन्न तरह के लोग बात करते हैं। उन बातों पर भी पाबंदी होनी चाहिए। और विशेषकर जो अफवाहें फैलती हैं विभिन्न तरीके की, उस पर जितना हम विजिलेंट रहें, उससे ज्यादा हमारे पुलिस के और जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको भी उस पर विजिलेंट रहने की जरूरत है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा इसमें अफवाहें उड़ेंगी विभिन्न तरीके की और कोई भी घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए हमको उस पर बहुत संजीदा ढंग से रहने की जरूरत है। ये जो हमारे सुझाव हैं कि जो पाबंदी करना है उसको ढंग से किया जाए। तलाशी का जहां तक सवाल है, जैसे पानी जी ने भी कहा, सही है कि लगन बहुत तेजी से हो सकता है 7 मई 8 मई को बहुत तेज लगन है। जब हमारे चुनाव का दिन पड़ेगा तो उसके लिए भी हमको ये तय कर लेना चाहिए कि हम कैसे परमिट करेंगे लोगों को शादियों में जाने के लिए, कैसे कैसे हम उनको सुविधाएं देंगे। सुविधाओं में कोई लेके जा रहा है, तमाम शिकायतें आपके पास आएंगी कि हमको रोक लिया गया, हमारा पैसा रख लिया गया, ये कर लिया गया, इस थाने पर है, उस थाने पर है। तो ये हो, इससे पहले उसका तरीका फिर बैठक करके और तलाश कर लिया जाए कि हमको कैसे कैसे करना है। ये हमारा सुझाव है। और पांडे जी ने जो कही है वो बात तो दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप थोड़ा शांत रहें। आप अभी माननीय प्रतिनिधि लोग बोलने दीजिए। आप लोगों में से और कोई प्लीज कुछ और विचार? किसी हमारे नकिल बोलना किसी को सुझाव के आमंत्रित हैं, प्लीज। पिछले चुनावों में माइक ले लीजिए, सब लोग सुने और बैठ कर पिछले चुनावों में जो अनुभव ये आया है कि 107-17 में जो पाबंद करने की व्यवस्था है, वो कभी कभी बहुत ही निर्दोष और निष्पक्ष व्यक्ति जो चुनाव में भाग नहीं लेते, उनको भी पाबंद करने की नोटिस भेज दी जाती है थाने से। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि जितना ही ये कम से कम हो सके, निर्दोष और निष्पक्ष व्यक्ति जो चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं, इनके बारे में रिपोर्ट न भेजी जाए। और यदि भेज भी दिया जाता है तो मैं यहाँ के न्यायालय में ये श्रीमान जी से अनुरोध करूंगा कि विधि की व्यवस्था ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल 107-17 के अगर केसेज हैं तो पर्सनल बांड से ही काम चल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, वहाँ 2-2 जमानतें देनी पड़ती हैं, फोटो लगाने पड़ते हैं और पेपर्स दाखिल करने पड़ते हैं, 20-20 हजार रुपए की जमानतें मांगी जाती हैं। तो ऐसी दशा में इसमें सरल व्यवस्था रखनी जाए।
फोटो न मंगाए, उसमें बड़ा पैसा खर्च हो जाता है। पैसा करीब सैकड़ों रुपया अधिवक्तागण ले लेते हैं और खर्चा भी लग जाता है। तो ऐसी दशा में मेरा अनुरोध है कि ये खर्चे कम से कम किए जाएं और ये सब पेपर्स न लगाए जाए, जैसे फोटो न लगाए जाए, कि पर्सनल बांड से काम चला लिया जाए। जैसे श्रीमान जी ने बताया कि एक बार पाबंद होने के बाद दूसरी बार वो 20,000 रुपये की वसूली होने की संभावना है, तो इसमें सरलीकरण की व्यवस्था की जाए जिससे आम व्यक्ति इससे प्रभावित न हो सके। बस यही मेरा। और इसी से एक संबंधित और है कि डीके बसु से स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में आप हथकड़ी दरोगा जी लगा देते हैं छोटे बच्चों को, सिपाही को हथकड़ी लगाने का प्रोविजन नहीं, ये भी खत्म कर दो बेचारे को। अगर जब तक ऐसा खतरा ना हो कि भागने वाला हो, वो खुद ही बेचारा 15-20 और कोई आप लोग लगा दीजिए। और किसी कुछ कहना हो? आज आप लोगों के जो सुझाव आए हैं उस पर हम लोग गंभीरता से देखेंगे और फाइनली एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आप सब ने कहा कि पूरी ईमानदारी से, उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को तंग परेशान करें। व्यक्ति विशेष जो है वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज कोडिफाई नहीं हो सकता है। जैसे एक जमाना था जब हम लोग एसडीएम के स्टेज में थे, तो अगर कोई वोट देने भी जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, तो उसकी गाड़ी में पंचर कर दिया जाता था। जबकि फैक्ट यह है कि आपको देख के समझ में आ जाएगा कि वोटर को ढो रहा है कि खुद वोट देने जा रहा है। अब इसको हम लिखत पढ़त में कोडिफाई नहीं कर सकते, ये बुद्धि विवेक पर निर्भर करेगा। और अगर हमारी दियानत ठीक है, हमारा उद्देश्य ठीक है कि हम निष्पक्ष ईमानदारी से लड़ने वाले आपस में लड़ेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, जनता चुनेगी, जनता तय करेगी कि कौन हमारा प्रतिनिधि होगा। हमारा काम केवल यह है निष्पक्ष ढंग से कि किसी का बिना फेवर किए हुए, जैसे इंस्ट्रक्शन है कि भाई चाहे वो मीटिंग के लिए मैदान हो, चाहे वो डाक बंगला हो, किसी एक दल या एक कैंडिडेट द्वारा उस पर कब्जा न होने पावे, बार बार उसी को मौका न दिया जाए, उसमें ईमानदारी रखी जाए। अब ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इंप्लीमेंट करने वाले लोग कैसे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आपकी संतुष्टि कितनी रहती है। तो मैं आप सबका आभारी हूं, आपने अपना समय दिया और काफी विस्तार से यहाँ चीजें जो इस स्टेज में रखी जा सकती थी वो रखी गई। मेरा एक अनुरोध आप सबसे और है कि ये जो चुनाव आयोग की वेबसाइट बताई गई है, आज ट्रांसपेरेंसी का स्तर ये है कि जो इंस्ट्रक्शन होगा उसे भी देख सकते, कोई छिपने छिपाने जैसी चीज नहीं है। तो कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसकी केवल हमें जानकारी हो और आपको जानकारी ना हो। आयोग आज चिट्ठी नहीं भेजता, सब कुछ वेबसाइट पे, तो इसलिए पूरी ट्रांसपेरेंसी है। एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग अल्टीमेटली जो नियम कानून इंस्ट्रक्शंस हैं उसी का पालन करने के लिए है। मूल उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए कि हमको निष्पक्ष ढंग से और शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव को संपन्न कराना है। इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें जो लिखत पढ़त में नहीं भी होंगी, लेकिन अगर इसका हम ईमानदारी से पालन करते हैं तो मैं समझता हूं किसी को कोई आपत्ति का अवसर नहीं मिलेगा। आज चूंकि शुरुआत है तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो अभी हम न कर पाए हों। और पहली जो आवश्यकता आयोग ने बताई थी कि विभिन्न दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बैठक करके उनको ये चीजें बताइए और उनके जो सुझाव हों उसको प्राप्त करिए, उस पर गौर करिए। वो कार्य हमने कर दिया। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रशासन पूरी निष्पक्षता से काम करने के लिए कटिबद्ध है और चुनाव आयोग की हर चीज पर निगाह है। पूरी ट्रांसपेरेंसी है व्यवस्था में। लेकिन एक चीज, चूंकि हमारे कुछ अधिवक्ता बंधु भी आप लोगों के बीच हैं,
कि अल्टीमेटली अगर मुझसे कोई पूछे कि साहब ये चीज आपने किया, इज इट रिटन एनीवेयर, ये कहीं है आपको इंस्ट्रक्शन या किसी एक्ट के प्राविधान के तहत कवर होता है, तो मुझसे उम्मीद ये की जाएगी, हमारे अधिकारियों से उम्मीद की जाएगी कि हम आपको संतुष्ट कर सकें। और अगर उसमें लेकुना होगा, उसमें कोई कमी होगी और वो कोडिफाई नहीं होगा, तो हमें ये बात आपकी माननी पड़ेगी कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। अभी मैं एक एक बिंदु को खोल नहीं रहा हूं और खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन जनरल आप व्यक्तिगत अपना विचार क्या कर सकते हैं कि ये चीजें भी होनी चाहिए, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट में तो ये भी होना चाहिए। लेकिन हम जो कटिबद्ध हैं वो कटिबद्ध हैं कि जो चीजें मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कोडिफाई की गई हैं कि ये जरूर आप करेंगे, उसको हम करेंगे। लेकिन अगर कहीं कोई चीज नहीं है तो हम किसी को तंग परेशान करने के उद्देश्य से, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंपटीशन है, कंपटीशन में व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे का भाव चाहे जो भी हो, लेकिन कंपटीशन का एक उद्देश्य है कि हमको जीतना है, और उस उद्देश्य के कारण एक दूसरे के इंटरेस्ट क्लैश करते। तो आप में कोई एक हमको आके कुछ भी समझावे, हम वही समझेंगे जो कोडिफाइड है, जो नियमों में प्राविधानित है। और मैं आप सबको कहता हूं, बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि कोई भी चीज आप कहेंगे साहब ये चीज है और आज आपने किया नहीं, तो हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे और इमीडिएटली उसको लागू करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज नहीं है तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपका दूसरा पक्ष अगर मेरे सामने ये तर्क रखने आएगा, और जैसा मैंने बताया कि कल मैं रात को कम से कम 4 घंटा इस पे लगाया कि 1600 पेज का आचार संहिता से संबंधित चुनाव आयोग के सब डिफरेंट चीजें हैं कि उसको एक बार पलट करके देख लूं। और कुछ चीजें जो मैं सामान्य रूप से सोचता हूं कि कोई ये कह सकता है, वो मुझे बहुत कोडिफाइड नहीं मिल पाया तो उसको हम नहीं टच करेंगे और आयोग से पूछेंगे, इंस्ट्रक्शन प्राप्त करेंगे कि ये साहब हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली यहां जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, चुनाव में जितने भी लोग लगे हुए हैं, वो सब कल चुनाव की घोषणा के बाद उनके डेपुटेशन पे हैं, और उनके जो निर्देश होंगे उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। उसको हम पूरी संजीदगी से, पूरी कड़ाई से अनुपालन करेंगे, पूरे दायित्व बोध के साथ करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सबने अपने विचार व्यक्त किए, आपने अपना समय दिया। आगे हम लोग इस संदर्भ में मिलते रहेंगे, और मैं अपनी तरफ से जो आश्वासन देना चाह रहा था वो आ गया है। काफी कुछ चीजें जो है वो प्राविधान भी मोटे मोटे बता दिए गए हैं। उसके बाद हो सकता है, जैसा हमारे दूसरे आरओ साहब ने कहा, कि हम किसी स्टेज पर एक वर्कशॉप भी करेंगे, ताकि कहीं कोई चीज, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपकी कोई कमी रह जाए और उसके आधार पर हम कोई चीज गड़बड़ कर दें। हमारा उद्देश्य है ओपन फेयर तरीके से आप चुनाव में भाग ले और जनता जिसको चुने उसको स्वीकार करे। तो कोई भी चीज हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपको धोखे में दे करके और आपका कोई चीज बिगाड़ दें। पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ संपूर्ण कार्य संपन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारी लोग कृपया बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को आगे क्या करना है उस पर कुछ डिस्कशन होना है। राजनीतिक दल के हमारे जो आदरणीय बंधु लोग आए थे, उनके प्रति पूरा सादर सम्मान व्यक्त करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि वो धन्यवाद। देखा जाएगा कि वो क्या जेन्युइननेस है उसकी। अगर संलिप्तता पाई जाती है कि वो मे बी द अमाउंट ऑफ द कैंडिडेट्स, तब उसकी हम सीजर की कार्रवाई करेंगे। इफ ही प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट